आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल अनंत ज्ञान बाई सर्जन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 9th हिंदी कृतिका भाग फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट इस जल प्रलय में जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज है। इस पाठ में बताया गया है कि लेखक ने 1967 में पटना में आई बाढ़ के भयानक दृश्य को घटनावार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उस समय लेखक पटना के गोलंबर इलाके में रहते थे। वहां लगातार 18 घंटे बारिश होने से पटना का पश्चिमी क्षेत्र पानी में डूब गया था और बाढ़ आने के कारण लोगों ने अपने अपने घरों में खाने पीने की जरूरी चीजों का इंतजाम कर लिया था और इसी बाढ़ आने का पूरा विवरण इस पाठ में इस लेखक ने अपनी आंखों देखा वृतांत इस पाठ में लिखा है। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं। इस जल प्रलय में मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूरब और दक्षिण की कोसी पनार महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह अर्थात शरण। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट प्रति का अर्थ है वह जमीन जो जोती या बोई न जाती हो, पर गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका अर्थात भयंकरता का अंदाजा लगाते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं। और लिखने की बात तो हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में खता दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, भंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं ऐसे इलाके से हूं जहां मतलब हर समय बाढ़ आती रहती है, जहां प्रति क्षेत्र मतलब ऐसा अनुपजाऊ जमीन है जो जोई ना बोती जा सके हो। तो मुझे तैरना नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैं पिछले 10 वर्षों से जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहां जाकर स्वयं सेवक का कार्य कर रहा हूँ और उन लोगों की सहायता भी कर रहा हूँ। और मैंने स्कूली टाइम में ही बाढ़ पर लेख लिखने शुरू कर दिए थे और कुछ किताबें भी और रिपोर्टाज भी लिखे हैं और कई उपन्यासों में मैंने बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र भी अंकित किए हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि ये सन 1967 की घटना है, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि अर्थात लगातार बारिश के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां खाकर जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब लेखक कह रहा है कि जब 18 घंटे लगातार बारिश हुई तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और पानी है जो राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और बाकी जो अन्य निचले हिस्से थे उन सभी में घुस गया और वहां बाढ़ की शिकायत हो गई। मतलब वहां पर ऐसा हो प्रदर्शित होने लगा कि अब यहाँ बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी जब शहरों में प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका भी मतलब में छाती भर तक पानी में डूब गया था। तो फिर वहां के जो लोग थे, हम लोग अब सभी ने ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और जो कंपोज की गोलियां थी वे सभी जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये बाढ़ का पानी कम हो। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है, अर्थात जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया हो। प्लावित होना, बाढ़ का पानी चढ़ जाना। दोपहर में सूचना मिली गोलघर जल से घिर गया है। यो तो सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गए थे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए
निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा। अबले अर्थात तो बहुत ज्यादा पानी। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अर्थात निरंतर लगातार अनगरल, बेतुकी और विचारहीन या मनमानी, अनगढ़, बेडोल या टेढ़ा मेढ़ा गद्य में स्वगतोक्ति अर्थात अपने आप में कुछ बोलना से कभी बोर नहीं होते थे। अर्थात आप वो लेखक कह रहे हैं कि जब मतलब मैं कॉफी हाउस जाने के लिए निकला तो वहां रिक्शे वाले ने कहा कि बहुत सारा पानी आ चुका है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वहीं देखते हैं कि वहां पानी कैसे घुस गया है। यह कहकर हम रिक्शा में बैठ गए और मेरे साथ एक आचार्य कवि भी थे, जो मेरी लगातार और बेतुकी और जो बेडोल मनमानी बातें थी, जो गद्य में स्वागोक्ति और जो जैसे मैं अपने आप में कुछ भी बोलता हूँ उससे कभी वो बोर नहीं होते थे और लगातार सुनते रहते थे। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया। अब लोग जो है मतलब कोई टमटम पे जा रहा है, कोई ट्रैक्टर, मोटर, स्कूटर, साइकिल सब देख रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि कहाँ तक पानी आ गया है। और सभी की जुबान पर एक ही बात है कि पानी कहाँ तक आ गया है। तो देखकर लोगों ने कहा कि फ्रेजर रोड है, जो एक स्थान का नाम है, वहां तक पानी आ चुका है। आ गया क्या, पार कर गया? श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं, या भट्टाचार्जी रोड पर भी पानी आ गया होगा और छाती भर पानी है। या मतलब वो लेखक कह रहे हैं कि मेरी छाती भर तक इतना पानी आ चुका है बाढ़ का, और ऐसी इतनी इतनी जगहों पर पानी आ चुका है। अब विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया या घुस गया, डूब गया, बह गया, ऐसी मतलब आवाजें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। जो जो लड़कियों की कॉलेज थी वहां तक के पानी आ गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शकल में गेरुआ झाग फेन में उलझा हुआ पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। अब जब हम लोग कॉफी हाउस के नजदीक पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था ताकि उसमें पानी नहीं घुसे, और वहीं हमने एक मोटी डोरी की शक्ल में एक झाग आए हुए पानी को देखा तो पानी तेजी से सरकता आ रहा था। तब मैंने आचार्य जी से कहा कि हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाढ़ होती है जो एक मृत्यु, साक्षात मृत्यु की तरह होती है। तो वो लहजे, कुछ कवि के लहजे में कह रहे हैं कि मृत्यु का तरल दूत आ रहा है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सबे प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट अर्थात अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। अब लेखक ने उस भयावह स्थिति को देखकर कहा कि, और मन ही मन प्रणाम कहा और कहा कि मैं बहुत ही कायर और डरपोक हूँ कि आगे नहीं जा सकता। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनूने भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों प्रतीक्ष लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी गहरी अर्थात गेरुआ रंग का। अब लेखक कह रहा है कि जब हम वापस, भीड़ ने जब हमें आगे जाने से मना किया तो हम वापस लौट चले तो हम अप्सरा जो सिनेमा हॉल था वो भी बंद था बाढ़ के कारण। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर सभी बंद थे और सभी के चारों तरफ पानी भर गया था। और पानी भी इतना भर चुका था कि चारों तरफ जो विज्ञापन लगे रहते हैं वे सब पानी के कारण पानी में तैरते हुए उतर गए, और भीगने के कारण और उतरकर उस पानी में सैकड़ों रंगीन सांपों की तरह लग रहे थे। और जब हम गांधी मैदान की तरफ गए वहां तो वहां हजारों लोग ऐसे खड़े थे जैसे कोई दशहरा के दिन रामलीला के राम को देखने के लिए प्रतीक्षा करता है, उसी तरह उस बाढ़ को देखने के लिए वे लोग खड़े थे। धीरे धीरे एक गैरिक आवरण अर्थात गेरुए रंग का आच्छादित हो रहा था, अर्थात ढका हुआ, आच्छादित अर्थात ढका हुआ। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। अब लेखक कह रहा है कि मैंने मतलब ये जो
हरियाली बिछी हुई थी चारों तरफ, उस पे धीरे धीरे जो पानी फिरते हुए दिख रहा था, तो मुझे वो देखने का अनुभव पहली बार था और ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। अब जो मतलब वहां जो लोग देख रहे थे और इतनी भीड़ हो गई थी उस जगह को देखने के लिए, तो वही एक अधेड़ जो गंवार इंसान था वह जोर से बोला कि जब दानापुर जो कोई जगह का नाम है, मतलब वो जब वह डूब रहा था तब मतलब वो वहां पर तो कोई भी लोग, वो जो पटना के लोग हैं, वे लोग उसको देखने ही नहीं गए, और यहाँ सब है जो देखने के चले आए। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके व्यक्तित्व में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। उत्कर्ण अर्थात सुनने को उत्सुक। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साह थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। मतलब आप लेखक कह रहे हैं कि पानी जो स्टूडियो था, जो आकाशवाणी केंद्र का, वहां से मतलब जो समाचार प्रसारित हो रहे थे, वहां भी पानी चढ़ चुका था स्टूडियो की सीढ़ियों तक, और किसी भी क्षण स्टूडियो में भी प्रकाश प्रवेश कर सकता था। तो यह समाचार तो बिल्कुल दिल दहलाने वाले था और इससे लोगों के कलेजे धड़क उठे। और मेरा जो मित्र था उसके चेहरे पर भी यूं लगा कि मतलब वह भी भयभीत हो गया है उससे, क्योंकि हमें चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आता, लेकिन किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। और हमने जब चारों ओर देखा तो कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह ही हंस बोल रहे थे, मतलब उन लोगों को कोई फर्क नहीं था कि इस तरह बाढ़ का पानी आ गया है, बल्कि आज तनिक अधिक उत्साह थे। और वे लोग कुछ अधिक ही उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने बाढ़ का जो पानी देख लिया था, उसे देखकर वे लग रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी, पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। आसन अर्थात पास आया हुआ संकट। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह मतलब किसी नई वस्तु को देखकर लोगों में हड़बड़ी पैदा हो जाती है या फिर हलचल होती है, वैसे उत्साहित रहते हैं उस वस्तु को देखने के लिए, उसी तरह वहां के लोगों में भी ऐसा उत्साह हो रहा था। उन्होंने कभी बाढ़ देखी नहीं थी, और वो जब बाढ़ देख के उस बाढ़ का पानी देखकर लौट रहे थे, तो आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे और बिल्कुल उत्साहित थे। और हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी होती है, जैसे मतलब बाढ़ का पानी आ जाता है हमारे चारों तरफ, तो कभी क्या होता है, दुकान वाले क्या होते हैं, नीचे का सामान उठा के ऊपर डाल देते हैं, और वैसे ही वहां भी हो रहा था। तो लोग जो है टमटम, ट्रक और टेम्पो के जरिए सामान लाद कर जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी बरसात में, लेकिन पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। और जो पास आया हुआ संकट था, मतलब बाढ़ के रूप में जो संकट आ रहा था, उसे देखकर वहां कोई भी प्राणी आतंकित या भयभीत नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। अब लेखक कह रहे हैं कि जितने भी वहां आदमी थे, उन दोनों के बीच में, उन सभी के बीच में सिर्फ हम दोनों ही ऐसे थे जो हम रोनी सूरत बना के बैठे थे। हमारी सूरतें उतरी हुई थी, मुहर्रमी अर्थात मातम में ग्रसित। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहां खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगा कि मतलब हम लोग अपनी वो रोनी सी और उतरी हुई सूरत लेकर वहां खड़े रहेंगे तो सभी लोग देखकर हमें ये कहेंगे कि इन्हीं पर बाढ़ का असर हुआ है और किसी पर नहीं, और सभी लोग हम पर ठिठोली करेंगे। तो लेखक ने सोचा कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं, और ठिठोली करके हम पर यह भी कह सकते हैं, जरा इन बुजदिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहां ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटी, धनुषकोटी अर्थात एक स्थान का नाम है, की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाए। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यह माकूल मौका है
इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए, आसामी बामान। अब लेखक वहां जो जितने लोग थे वे सब यही कह रहे थे कि मतलब उन दोनों के चेहरे देखकर, मतलब लेखक और लेखक का जो कवि मित्र था, उन दोनों के चेहरे देखकर वो बोले कि जरा देखो ये जो कितने बुजदिल है, और उन लोगों का हुलिया देखो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ यहीं डूब जाएगा, कि पटना पता नहीं कहाँ लापता हो जाएगा बारिश के। लेकिन उन लोगों के चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम लोग बिल्डिंग की छत पर क्यों ना ताश की गड्डी खेलें, और ऐसा बढ़िया मौका है। और जाते जाते कह रहे हैं कि जो इनकम टैक्स वाले हैं उन लोगों को, कारोबारियों को घर पर छापा मारना चाहिए, ऐसे मौके पर ही उनके छापे सही सिद्ध होते हैं। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। अर्थात एक सप्ताह की खुराक, अर्थात लेखक कह रहे हैं कि वो जो मैगजीन कॉर्नर था वहां पर पत्र पत्रिकाएं बिछी हुई थी, तो मैं लेखक ने सोचा कि एक सप्ताह तक की पुस्तक पुस्तक और जो पत्र पत्रिकाएं हैं वे एक साथ ही ले लूं, ताकि मुझे दोबारा नहीं आना पड़े, क्योंकि पता नहीं माहौल कैसा हो। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब? अब लेखक सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से क्या लूं। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। अब लेखक वहां से जो कि बुक्स बुक्स वगैरह खरीद के अपने मित्र से बोले बोले कि पता नहीं अब कल कितना पानी होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जो दोस्त, जो या मित्र, हम दोनों में से जो भी कम पानी में रहेगा वह दूसरे ज्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध अर्थात उसकी सहायता जरूर करेगा। प्लेट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउड स्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुंचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती हुई है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास अलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे, सुन मोरे मितवा। अब लेखक कह रहे हैं कि जो हमारी जो वो जगह है राजेंद्र नगर, उसी के पास जो एक गोलंबर की जैसी जगह है, वहां कोई भी आवाज हो वह चारों तरफ जो बड़े बड़े ब्लॉकों की जो इमारतें हैं वहां से उनसे टकराकर आवाज गूंजती है और 4 बार प्रतिध्वनित होती है, और ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति 4 बार पुकार रहा हो। अब जैसे ही कोई लॉटरी की प्रचार गाड़ी या कोई सिनेमा की प्रचार गाड़ी आती है तो वो बोलती तो एक बार है, लेकिन उन बिल्डिंगों से टकराकर ऐसा लगता है जैसे चार बार बोल रही है। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, अब जो मतलब जनसंपर्क की गाड़ी थी उससे मतलब ऐलान किया जा रहा था और सबको सचेत किया जा रहा था कि भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब करीब 12 बजे तक यहाँ भी पहुंच सकता है और लोहानीपुर, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में घुस जाए। अतः आप लोग सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? तो उसने कहा, बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर वूटर की तरह कोई चीज नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर किरोसिन एक ही बोतल। अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं ऐसे हाल थे तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि गैस कितना है, तब उसने कहा कि ये तो खत्म ही होने वाला है, और मुझे इसी का डर है। अगर ये खत्म हो गया तो हम सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? फिर मैंने अंदाजा लगाया कि 1-2 दिन तो कोयले से काम चला सकते हैं, स्टोव है, लेकिन स्टोव के लिए केरोसिन बोतल चाहिए, अब केरोसिन कहाँ से लाएं? फिलहाल बहुत है, बाढ़ का भी यही हाल है। मीटर उटर की तरह कोई चीज नहीं होने से पता नहीं चलता कि कब आधमके और मैंने कहा। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस तरह सिलेंडर का पता नहीं चलता उसी तरह बाढ़ का भी पता नहीं चल रहा कि कब किधर से और किस रूप में आ जाए, या कितने धमाकेदार तरीके से उसकी एंट्री हो, मतलब वह कितने अपने प्रवाह को, मतलब कितने तेज प्रवाह से बाढ़ का पानी हमारे मोहल्ले में प्रवेश करता है। इस सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। अब लेखक कह रहे हैं कि चारों तरफ सावधान सावधान की ध्वनि गूंज रही थी, और जो ब्लॉक के नीचे की 2 दुकानें थी उनसे सामान हटाए जाने लगे ताकि बाढ़ में बह जाए नहीं।
अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे प्लेट के नीचे जो दुकानदार थे उसने पता नहीं इतना कागज के इकट्ठा कर रखा था और उसने एक अलाव लगाकर सुलगा लिया, जिसके कारण जो जितना अलाव सुलगाया उसने, उससे मतलब जो धुआं उठा उस धुएं से लेखक का जो कमरा था वो धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है, पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीरे मुहानी या सालिमपुरा अहरा अथवा जनक किशोर नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुंचेगा। अब लेखक कह रहा है कि मैंने अनुमान लगाया है कि 1:30 जो आधी रात निकल जाएगी 1-1:30 बजे तक, तो पानी राजेंद्र नगर पहुंच जाएगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं, कुछ लिखूं किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धन। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसी चिंता में मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे सोया नहीं जा रहा। अब लेखक सोच रहे हैं जब सो नहीं पा रहा हूं तो मैं कुछ लिख लूं, लेकिन क्या लिखूं? कविता लिखूं या बाढ़ की प्रतीक्षा लिखूं? नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला। मतलब 1947 में जो मनिहारी था उस समय पूर्णिया था और अब कटिहार जिले के इलाके में। गुरुजी जो स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में जब हम नाव पर जा रहे थे, चारों ओर पानी ही पानी, दूर एक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर ले। भादुड़ी जी कहते हैं, अब लेखक एक समय का वर्तांत का वर्णन कर रहे हैं, जब वे अपने गुरुजी जो सत्यनाथ भादुड़ी थे उनके साथ गंगा मैया की जो बाढ़ आई हुई थी उससे पीड़ित क्षेत्र में गए हुए थे और नाव पे सवार थे, तो उन्हें देखकर उन्हें लगा कि चारों तरफ पानी ही पानी है। और जो मतलब जो स्थान था बालूचर वो ऐसा लग रहा था जैसे द्वीप के समान, मतलब वह एक द्वीप है और उसके चारों तरफ पानी है। फिर हमने कहा कि वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लेते हैं। अब भादुड़ी जी जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा, किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहां हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटे से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पना ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी कि हर नाव पर पकाई घाव पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलवों में भी घाव हो जाता है, कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और किरोसिन तेल रहना चाहिए। सचमुच हम जहां जाते खाने पीने की चीज से पहले पका ही गांव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। अब लेखक कह रहा है कि जब मतलब ऐसी जब बाढ़ की स्थितियां बन जाती है और जब बाढ़ में चलना पड़ता है तो वहां पका ही गांव अर्थात पानी की में रहने से ज्यादा देर रहने से पैर की उंगलियां सड़ जाती है और तलवों में भी घाव हो जाता है पानी के कारण। और जो बाढ़ का पानी होता है वो है एक तरह से जहरीला पानी होता है और उसकी वजह से मतलब हमारी स्किन पे मतलब घाव हो जाते हैं। तो उसके लिए मतलब दवा और दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल हमेशा साथ में रखना चाहिए जब ऐसा माहौल हो। और खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होनी चाहिए। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कूई कूई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। अब लेखक 1949 में कोई घटना घटी थी उसका वृतांत सुना रहे हैं, जब महानंदा नदी में बाढ़ आई थी। तो ये कह रहे हैं कि उस समय हमारी नाव पर एक रिलीफ के डॉक्टर साहब थे और गांव में कई बीमारों को नाव में चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी था। अब डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए, मतलब वो बीमार हो गए और चिल्लाने लगे, अरे अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। कुकुर अर्थात कुत्ता। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया और बोला, हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हमू नहीं जाऊंगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हमू नहीं जाऊंगा। अब लेखक कह रहा है कि जिस तरह मतलब कुत्ता स्वामी भक्त होता है और अपने स्वामी के साथ ही रहता है और वो जहां जाता है वहीं वो भी जाता है, तो अब जब डॉक्टर ने कहा कि हम इस कुत्ते को नहीं लेके जाएंगे तो वह नौजवान जो बीमार था वह उतर गया पानी में और वह कुत्ता भी उतर गया और बोला कि जब हम ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरों की बस्ती, अर्थात एक आदिवासी जनजाति जो दोने पतले आदि बनाने का काम करती है, मुसहरी से हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसाकर खा रहे थे।
किसी तरह जी रहे हैं, किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है। बलवाही अर्थात एक प्रकार का लोक नृत्य। उन आदिवासियों में बलवाई नाम का जो एक प्रकार का लोक नृत्य है, वह नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटवा दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। अब डांस कैसा हो रहा था? एक व्यक्ति है काला कलूटा, जिसने मतलब दुल्हन मतलब बना हुआ है और वैसे ही हाव भाव दिखा रहा था। यानी वह धानी है, धरनी घरनी धानी। घर छोड़ के माई घर छोड़ के मायके भागी जा रही है और उसका घर वाला जो पुरुष है उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। इस पद के साथ ही ढोलक पर दूत्र ताल बजने लगे। धागिड़ गिड़ चकके धुम धुम चकके दम चक दुम चक दुम चक दुम। मतलब उस नृत्य को करते हुए ढोलक बजने लगे। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। मतलब जब वो डांस चल रहा था, वो प्रोग्राम, तो उसके कारण जो मतलब जो भूखे प्यासे नर नारी थे वे सब अपना दुख भूल गए और हंसने लगे। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? अब लेखक मंत्री के बारे में बोल रहे हैं कि मतलब इन लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवर्णी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बालचर अर्थात बॉय स्काउट था। स्काउट। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी और थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद। अब लेखक कह रहा है कि जब मतलब 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था, तो उस समय भी मतलब एक नाव में कुछ सजे धजे युवक और युवतियां जैसे किसी फिल्म में कश्मीर का नजारा देखने के लिए चलते हैं, वैसे ही उस बाढ़ में चल पड़े। और नाव में एक स्टोव भी जला रखा था, उस पर चाय बिस्कुट रखे हुए थे। और वहीं एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर अनोखी अदा से, जैसे मतलब फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही सबको चाय पेश कर रही थी। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खेल रहा था और दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां सीटियों फप्तियों की वर्षा कर दी। मतलब उन युवतियों और युवक और युवतियों को देखकर इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फुअड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई। अर्थात जो उनका प्रदर्शनवाद था, जो मतलब वो दिखा रहे थे कि हम लोग फिल्मी की तरह हैं, फिल्मों की तरह हैं और वैसा ही मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। मतलब जो वहां छींटा कसी हुई, उनके ऊपर जो फफ्तियां कसी गई, उन्हें मतलब इस तरीके से फफ्तियां कसकर इतना लताड़ा गया कि वे लोग शर्म के मारे अपना मुंह नीचा कर लिया। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तोरी मझधार होशियार होशियार, कहो राम सिंगार पन्निया आ रहलो है, उहू न आ रहलो है। ये जो गाना है वो चल रहा था उस रेडियो में। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं, लगता है कहीं अटक गया। अब लेखक इंतजार में है कि पानी कब आए, बाढ़ का पानी कब तक आ जाएगा। अथवा अब तक आना था, आकर रुक गया, या आकर रुक गया है, अथवा तटबंध पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई हो शायद, या कोई देवी चमत्कार हो गया हो। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से? रास्ता तो इधर से ही है। चारों लोगों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह रहकर सामूहिक रुदन करते हैं। उन्होंने राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है, चौप चौप। अब लेखक कह रहे हैं कि मतलब सभी लोग जो चारों ब्लॉक जो बिल्डिंगें थी उनमें रहने वाले लोग सभी जाग रहे हैं
और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब पानी इधर से गुजरे। अब लेखक कह रहा है कि शायद या तो कोई देवी चमत्कार हो गया या फिर कोई इंजीनियर है, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पानी नहीं आया, क्योंकि पानी गुजरने का रास्ता यहीं से है। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टूंग फूंग कुछ भी नहीं। अब लेखक कह रहा है जब मुझे अपने परिजनों की याद आई, अपने मित्रों और परिजनों की याद आई, स्वजनों की, तो मैंने सोचा कि एक बार उनको फोन करके पता कर लूं कि उनके क्या हाल है। लेकिन जब मैंने फोन किया तो काफी देर तक घंटी बजती रही, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया, ना ही उन्होंने फोन उठाया। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या जरूरी है कि कुछ लिखा जाए या नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदाहा गांव के पास छाती पर पानी में खड़ी एक आसन प्रसवा, अर्थात जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला हो, हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आंखें मूंद कर सफेद भेड़ों के झुंड देखने की चेष्टा करूं। उजले उजले सफेद भेड़, सफेद भेड़ों के झुंड। अब लेखक कह रहा है कि मतलब इस बाढ़ के पानी को देखकर मुझे जो भूली बिसरी यादें आ रही हैं, उन स्मृतियों को जगाऊं या उन्हें याद करूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, और मुझे बस उन सबको यादों को बिल्कुल भी त्याग देना चाहिए और बिल्कुल आंखें मूंद कर सो जाना चाहिए और सफेद भेड़ों के झुंड के बारे में सोचना चाहिए। झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले भेड़, काले भूरे किंतु उजले उजले गेहूं रंग के भेड़। अब लेखक कह रहा है कि मैं कितना भी प्रयास करूं, लेकिन उस विभीषिका को भूल नहीं पा रहा हूँ, और कितना भी कोशिश करने से मुझे नींद नहीं आ रही है, और ना ही किसी और चीज के बारे में सोच पा रहा हूँ। बिल्कुल बस मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कब बाढ़ आएगी, कब बाढ़ का पानी होगा, और कब क्या माहौल होगा और कैसे बचेंगे। ओए थाको ऐसे गेचे जल, झकझोर कर मुझे जगाया गया, मतलब कोई किसी ने मुझे आवाज दी और मुझे किसी ने झकझोर कर जगाया। घड़ी देखी, ठीक 5 बज रहे, 5:30 बज रहे थे, मतलब सुबह की। सवेरा हो चुका था। आ रह लो है पनिया, पानी आ गया गेलो, ओ राम सिंगार हो मोहन, ओ रामचंद्र ओ। अब लेखक कह रहा है कि मतलब चारों तरफ ऐसी आवाजें हो रही हैं कि पानी आ चुका है, पानी आ चुका है, और यही आवाज सुनकर मैं मुझे जगाया गया। तो मैंने देखा कि उस समय ठीक 5:30 बज रहे थे, और उसी समय पानी आया। आंखें मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर, थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग पहन लिए पानी आ रहा है। चल ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से, और आगे बस्ती के पास बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं, पानी है, वहां मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहरा रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब लेकर कह रहा है कि इतना पानी आया कि जो मतलब नीचे सेठ की दुकान थी, उसके मतलब वो दुकान के साइड में, बाजू में, मतलब साइड में वो लहरें नाचने लगी, और पानी वहां आ चुका था। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। अब उस पानी के कोलाहल को देखकर, उसका प्रवाह देखकर मैं अपनी छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर, अब लेखक कह रहा है कि जब मैंने चारों ओर देखा छत पे चढ़ के, तो चारों ओर शोर मच रहा था, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, पानी आ गई, और ऐसी चीख पुकार सुन रही थी, और पानी की जो तेज प्रवाह से जो पानी आता है कल कल करता हुआ, उसका स्वर सुनाई दे रहा था, और लहरें ऐसे नाच रही थी जैसे कोई लड़की नाच रही हो। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है, आ गया, आ गया। पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है, आगे लो। अब लेखक कह रहा है वहां गोलंबर के पास जो पार्क था, वहां चारों ओर पानी आ गया, और ऐसे मतलब उसने नाच रहा था जैसे मतलब बहुत तेजी से पानी चढ़ रहा हो। किसने कहा कि मतलब ये कितनी तेजी से आ रहा है? तो कह रहे हैं कि सोन गंगा नदी का नहीं, गंगा नदी का पानी है। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही थी। बिजली के खंभे का काला हिस्सा भी डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा था और डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी या कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता,
तो बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अब लेखक कह रहा है कि यदि मेरे पास टीवी या मतलब कैमरा, मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो मैं इसे रिकॉर्ड कर लेता इस माहौल को और दिखाता कि ये कैसे होता है। मतलब बाढ़ तो मैं बचपन से देखता हूँ, लेकिन पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे न जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा है। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता और एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। अब लेखक कह रहा है कि उस पानी के अंदर हरियाली डूब गई, जो गोल पार्क था वो बना हुआ था, वह उसकी हरियाली डूब गई। और अब हमारे चारों ओर भी पानी डूब रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सफेद भेड़ों का झुंड था वह भूरा हो गया है, और चाय वाले की जो झोपड़ी थी वह भी चली गई। अब लेखक सोच रहा है कि काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता या टेप रिकॉर्डर होता तो कितना अच्छा होता कि ये सब तस्वीरें मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता। अब वो कह रहे हैं कि एक कलम थी वह भी चोरी चली गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए। तो सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं है मेरे पास। और ये हमारा पाठ अब यहीं समाप्त हो गया है, और इसमें मतलब बाढ़ के बारे में बताया गया है, बाढ़ का वर्णन किया गया है। और अब आगे है इसके प्रश्न उत्तर। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इसका उत्तर है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। प्रश्न नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। इसका उत्तर है, लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखी थी, पर बाढ़ घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। वह तो प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उत्सुक था। वह बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था, जिसे शांत करने के लिए बहुत बेचैन था। प्रश्न नंबर 3, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। इसका उत्तर है, पानी कहाँ तक आ गया। यह जिज्ञासा सबके मन में थी। सब अपनी जुबान से यही शब्द कह रहे थे कि इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग नए अनुभव को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वे जीवन मृत्यु के खेल को देखने का मोह छोड़ नहीं पाते। इस खेल में गहरा आकर्षण होता है। प्रश्न नंबर 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। उत्तर है, बाढ़ को गेरुआ झाग फेन वाला पानी, जो मोटी डोरी की शक्ल में निरंतर बढ़ता आ रहा था, जो लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था तथा सब कुछ धीरे धीरे डुबोता हुआ आ रहा था, ऐसे पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा पानी जन धन की अपार हानि पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर है, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए सावधान रहना चाहिए, साधन तैयार रखने चाहिए। उस सामान की लगातार देखरेख होनी चाहिए, ताकि आपदा के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने के प्रयास होने चाहिए। उत्साही नव युवकों, नव युवतियों को शीघ्र ही किसी योजनाबद्ध कार्य में जुड़कर सहयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। उत्तर है, उक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है। एक समय जब दानापुर डूब रहा था, तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं के बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। उत्तर है, बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे।
ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। क्वेश्चन नंबर 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, सिगरेट, कंपोज की गोलियां आदि का प्रबंध किया और उसने एक सप्ताह तक पढ़ने के लिए हिंदी, बंगला और अंग्रेजी की फिल्मी पत्रिकाएं खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। प्रश्न नंबर 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पका ही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पांव की तियां सड़ जाती हैं और तलवों में घाव हो जाते हैं। अर्थात ज्यादा देर पानी में रहने के कारण हमारी जो पाँव की जो मतलब स्किन है वह सड़ जाती है और तलवों में घाव भी हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा क्यों किया? उत्तर है, नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। कुत्ता और नवयुवक एक दूसरे से भावनात्मक संबंधों के अलावा मित्रता और सुख दुख में साथ न छोड़ने के अलावा स्नेहपूर्ण संबंध भी रखते थे। ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की है। प्रश्न नंबर 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? उत्तर है, लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह से जीना और भोगना चाहता है। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्यों को संजोले। यदि उसके पास मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तब जीवन को साक्षात भोगने का अवसर उसके हाथ से निकल जाता। क्वेश्चन नंबर 12, आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती है। ऐसा किसी घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मीडिया प्रचार प्रसार का वह सशक्त माध्यम है जिसकी पहुंच जन धन तक जन जन तक हो गई है। आज मीडिया अपने साधनों द्वारा किसी खबर को आनन फानन में अधिकाधिक लोगों तक पहुंचा देता है। कई बार मीडिया के लोग जल्दबाजी में किसी खबर का श्रेय लेने के चक्कर में कुछ गलतियां कर जाते हैं जिसका परिणाम समस्या बन जाता है। अभी कुछ दिनों पहले सहारनपुर में समाज के एक वर्ग द्वारा कार्यक्रम से लौटते समय समाज के तथाकथित कुछ वर्ग के लोगों ने गाली गलौज की और पथराव किया। मीडिया ने इस खबर को इस तरह प्रसारित किया कि दंगा होने की स्थिति बन गई। स्थिति सामान्य होने में 2 सप्ताह से भी अधिक समय लग गया। इससे सामाजिक सद्भाव की स्थिति भी खराब हो गई। प्रश्न नंबर 13, आप अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर है, मैंने प्राकृतिक आपदा द्वारा जान जाने की घटनाएं तो नहीं देखी सुनी, किंतु मनुष्य द्वारा पैदा की गई आपदा के बारे में अवश्य सुना है। बात 1984 की है। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। पंजाब में आतंकवाद फन फैलाए हुए था। इंदिरा गांधी के कठोर रवैये के कारण कुछ सिख उनसे नाराज थे। परिणाम स्वरूप उनके अंगरक्षक बेअंत सिंह ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इस घटना की प्रतिक्रिया में अगले दिन पूरा देश जल उठा। दिल्ली में सैकड़ों सिखों को जिंदा जला डाला गया। उनकी संपत्ति, वाहन, दुकान, मकान जला डाले गए। मेरे पिता उन दंगों में शहीद होते होते बचे थे। मेरे कितने ही मित्र संबंधी सड़क पर आ गए थे। उनकी जीवन भर की कमाई एक राजनीतिक दल के भड़काए हुए दंगाइयों ने नष्ट कर डाली थी। आज भी मुझे इसकी याद दहला देती है। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।